हेडिंग का ऊपर दे दें, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ क्लासिफिकेशन। कितनी क्लासेस हैं हमारे पास? जीरो एंड वन कितनी क्लासेस हैं? दो क्लासेस हैं। तो ये आपका यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन आ जाए, और यहाँ पे 4 कॉलम्स में लिखा हुआ है प्रिसीजन, सेकेंड वन रिकॉल, एक्यूरेसी में सबसे मिलके बनती है F1 स्कोर और स्कोर। ठीक है, ये है 0.82, 0.85, F1 स्कोर कितना है? 0.84। ठीक है, सपोर्ट है 179। ये जीरो के लिए है। वन के लिए क्या है? 0.68, 0.63, 0.65, और ये मिला के कितने हो जाएंगे जितने हमने यहाँ पे देखे? ये नहीं कुछ नहीं कि वो यहाँ पे 30% पे 89। ठीक है, ये हमारा है एक। ठीक है, एक मॉडल है। आप इसको यहाँ पे सपोर्ट रहने दें फिलहाल, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना हो, जो लास्ट टाइम भी हमने सीखा था, अब हम दूसरों के साथ कंपेयर भी करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये आपका अपना अपने पेपर का आ गया। ठीक है, सिलेक्शन से ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ पे अभी एक है सीरीज 1, सीरीज 2, यानी कि ये आपके पास आ गया 0 और आपके पास आ गया 1। तो यहाँ पे एक है प्रिसीजन रिकॉल F1। तो आप यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि ये वाली वैल्यूज। दूसरे पेपर के अंदर दूसरे रिसर्चर्स की ये वाली वैल्यूज लेट से कम है, तो आपने यहाँ पे कंफर्म करना है, क्लेम करना है कि आपका सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड, आपके पास अभी ये एक एल्गोरिथम है। ठीक है, दूसरे के लिए आप क्या करेंगे? वहाँ पे आपने लिखा था मॉडल अंडरस्कोर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिहाज से LR। तो डिसीजन ट्री के लिए क्या करेंगे? सर वो हमने किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, वो इसके साथ आपने रखना है। ठीक है, दोनों मॉडल आपस में कंपेयर करना है। किस तरह करना है अभी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये हमारा तमाम काम मुकम्मल हो गया। ठीक है, आपकी असाइनमेंट है कि आपने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ डेटा सेट, हार्ट अटैक वाला डेटा सेट जो मैंने पहले दिखाया था, उसके कुछ पेपर्स हैं। उन पेपर्स में ही आपने स्टडी करके तो रिजल्ट्स अपने इसके साथ कंपेयर करना है। जितने आपने एल्गोरिथम्स पढ़े हैं वो यूज़ करना है, और दूसरों का उसका कंपैरिजन करना है। दूसरों ने कैसे किया वो भी आपको पेपर से मिल जाएगा, आपने खुद करना है, वो आपने सीख लिया। तो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दोनों के अलग अलग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और 3 एल्गोरिथम आपने यूज़ करना है। अभी एक SVM एल्गोरिथम है, वो भी हम देखेंगे। तो ये आपके सामने आ गए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड डिसीजन। कोई सवाल आपने पूछना हो तो पूछिए।
तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये डेटा सेट है आपके पास और इसके अंदर आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है प्री प्रोसेसिंग करने की। इसमें नल वैल्यूज़ भी कोई नहीं है, इसमें डमी वेरिएबल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एज, ये जेंडर, ये चेस्ट पेन, ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह के काफ़ी सारे ये हैं। और एंड पे है आउटपुट के अगर किसी के ये फीचर्स हो तो उसे हार्ट अटैक है या नहीं, उसे है। ट्रू और फॉल्स। और देख लें कि ये हमारे पास डाउनवर्ड्स में जाएं तो यहाँ पे जिनकी वैल्यूज़ कुछ फीचर्स के लिहाज से है कि उनको हार्ट अटैक है, लेट से ये वाली वैल्यूज़ हैं तो इन्हें हार्ट अटैक नहीं है। तो इसके मुताबिक अगर हम नया डेटा दें तो वो प्रेडिक्ट करेगा कि इन्हें हार्ट अटैक होगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने तीनों एल्गोरिथम यूज़ किया, उनका कंपैरिजन अपने आप के साथ भी और दूसरे रिसर्चर्स के साथ भी। सर ये जो भी आपने डेटा सेट पहले दिखाया था वो टाइटैनिक वाला, उसमें हमने नेम के कॉलम को ड्रॉप कर दिया था अभी अपने काम के लिए, लेकिन अगर नेम का कॉलम हमें चाहिए हो तो हम उसकी कैसे डमी बनाएंगे? मतलब वो तो लॉजिकली समझ नहीं आ रही। हमने खुद ही छोड़ा लॉजिकल नहीं था, ऐसे रैंडम। अगर कोई ऐसा डाटा क्योंकि किसी का भी नाम सेव नहीं हो सकता। अगर आप उसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम देखें तो शायद ही कोई मिले, लेकिन अगर ऐसे अगर 1,00,000 वैल्यूज़ हों और उसमें से 1,000 अगर कॉमन हो भी जाए तो 99,000 वैल्यूज़ आप डमी वेरिएबल में क्रिएट करेंगे। दैट डजंट मेक सेंस। लेकिन सर अगर कोई ऐसा डाटा जिसमें हमें नेम की ज़रूरत है, हम उस कॉलम को रखना चाहते हैं, मिसाल मैंने आज तक नहीं देखा किसी डेटा सेट में हमने जेंडर को रखा तो उसको डमी में उसी तरह उसको रिप्लेस कर देंगे। तो वो तो दो कैटेगरी दो थी ना उसकी क्लासिफिकेशन, तो वो तीनों हो जाएंगे, जैसे मेल फीमेल और कोई और जेंडर। आप अपना जब लिटरेचर ज़्यादा बनाएंगे ना, लिटरेचर रिव्यू करें तो आपको बहुत से डेटा सेट्स मिलेंगे जिसमें नाम भी होगा, लेकिन उन सब ने उन्हें उसे एक्सक्लूड कर दिया। और वैसे भी हमारा एल्गोरिथम जो हम यूज़ करेंगे बताएगा कि इसको रखना चाहिए या नहीं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये गूगल स्कॉलर में आप लिखें हार्ट डिजीज prediction using machine learning techniques। ठीक है, तो ये 2020 से पीछे नहीं जाना। सबसे पहला आप देखें PDF डाउनलोड कर लें। ये जो आप सारा काम परफॉर्म कर रहे हैं ये किस हिस्से में आता है? एब्स्ट्रैक्ट में, लिटरेचर रिव्यू में, इंट्रोडक्शन में, रिसर्च मेथोडोलॉजी, किसमें आता है? मेथोडोलॉजी। आपने मेथोडोलॉजी में लिखा। किसी दिन बैठ से कर लेते हैं, किसी दिन बैठ से मिल के कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने आ गया हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स। इन्होंने कौन से यूज किए हैं? जो CN-free, नेव बेस, KNN, रैंडम फॉरेस्ट, मशीन लर्निंग उन्होंने वैसे यूज किए।
ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन आप देखें। डेटा माइनिंग को बेस बना के इन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स मेंशन की हैं, जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। तो आप यू नो वेरी वेल इसमें क्लासिफिकेशन यूज़ होगा। तो वैसे इन्होंने बता दिया अनसुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड। ठीक है, ये अप्रोच मेथडोलॉजी। डेटा सोर्स, ठीक है, जो मैंने आपको कॉपी भी करके दिया है, वो ये इन्होंने लिखा कि आई हैव यूज्ड डेटा सेट फ्रॉम UCI मशीन लर्निंग रिपॉजिटरी। 300 सैंपल्स हैं, 14 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, यही है इसमें, ये 13 फीचर्स हैं और 14th वाला लेबल है। और इसमें ठीक है 393 रोज हैं इसके अंदर, ये 304 रोज हैं। ठीक है, 303 करें, ये 303। तो इन्होंने भी यही यूज़ किया है, 13 प्रेडिक्टर 1 क्लास। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर और सो ऑन। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग, ये डेटा सेट की उन्होंने डिटेल दी है, आपने भी देना है कि डेटा सेट में कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और उसकी डिटेल क्या है। ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखना है। UCI में ये सारी डिटेल्स दी गई और इनका तरीक़ाकार क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है तो उन्होंने यहाँ बनाया इंपोर्ट पेशेंट डॉक्यूमेंट डेटाबेस से लिया, मिसिंग वैल्यूज़ देखी, डेटा सेट देखा, ट्रेन टेस्ट किया और मशीन लर्निंग एल्गो प्रपोज मॉडल। तो इसमें आपका प्रपोज मॉडल डिसीजन ट्री ज़्यादा अच्छा है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रपोज कर सकते हैं। तो इसने नेव बेस की कुछ एग्जांपल दे दी कि ये हम पढ़ेंगे अभी हमने 2 पढ़े हैं डिसीजन ट्री। ठीक है, तो ये रैंडम फॉरेस्ट और जिस तरह के चार्ट्स मैंने आपको दिखाए उन्होंने भी दिए हुए। ठीक है, और ये दूसरे रिसर्चर्स देखें। अब आपने अगर ये वाला डॉक्यूमेंट पढ़ना हो तो क्या है, 12 पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे ये आपको ले जाएगा। 12 पे क्या, तो ये नया पेपर आपके सामने आ गया जिसका राइटर ये है ओटून। उसने 3 एल्गोरिथम पे काम किया है, नेव बेस, SVM एंड फंक्शनल ट्री। एक्यूरेसी उसकी चेक करें, इसकी चेक करें। सॉरी, एक जैसे। तो ये काफ़ी सारे हैं। एक पेपर आपको कई और पेपर इन्विटेशन देता है, तो उनमें से कुछ वो भी पढ़ रहे हैं। अब देखें, जैसे इसकी एक्यूरेसी है 94, तो आपको ये पेपर पढ़ना चाहिए कि इसने 94 कैसे लेके आया, इसने क्या स्पेशल काम परफॉर्म किया। और इसका प्रपोज मॉडल नेव बेस, KNN, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, इसने 4 यूज़ किए। तो जिसका आपको नॉलेज है आप वो यूज़ करें। ये रिजल्ट इस तरह आपने लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपने वैका नहीं यूज करना, यहाँ जैसे लिखा है तो ये है, तो आपने पाइथन बोला। तो ठीक है, जो भी हमने क्लिक किया था ये वो आपके सामने आ गया और ये भी है। तो इस तरह आपने जो 3 पेपर जो आप ऑलरेडी पढ़े भी हैं आपने पिछले हफ्तों में, ये भी PDF इसको ले लें। ये IEEE का पेपर है, ये जर्नल IEEE का है। ये है, आप इसको एक नज़र पढ़ें। ये एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें।
function correctly. Problem. ठीक है, इसमें 3 बातें लिखी हैं, इसको अगर आप इस तरह कैटेगराइज करें। फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है उसमें बैकग्राउंड बताया गया, उसी के अंदर इन्होंने प्रॉब्लम का जिक्र भी कर दिया, देयर आर न्यूमरस डेथ। सेकंड में उन्होंने सेकंड सेंटेंस में उन्होंने सॉल्यूशन भी देना चाहा, ये वाला टू डील विद द प्रॉब्लम। और उसके बाद इन दिस पेपर भी कैलकुलेट एक्यूरेसी, और क्या यूज़ किया, तो ये 3 चीज़ें होगी, बैकग्राउंड, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके सामने है इसका एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि ये आप पढ़ेंगे तो आपको इल्म होगी ये पेपर आपके काम का है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर नहीं है। तो हार्ड इन्होंने बताया पहले, फिर मशीन लर्निंग का बताया, और फिर इन्होंने ये थोड़ा सा दे दिया कि इसमें सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्स क्या है वगैरह। ठीक है, ये उन्होंने थोड़ी कहानियाँ बयान की हैं। ये है इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये देखिए वही, अगर ये दूसरे लोगों के काम है। ये लेफ्ट साइड पे देखें, कुमार एट L5 है वर्क ऑन वेरियस मशीन लर्निंग डेटा माइनिंग 303। ठीक है, सब ने इसी डेटा सेट पे काम किया। अब ये मेथडोलॉजी आ गया, डेटा कलेक्शन, एट्रीब्यूट सिलेक्शन। ठीक है, ये इसका तरीकेकार, और बाकी सब कुछ वही है जो अभी आप देख चुके हैं। ठीक है, इसको दोबारा से देख लें। व्हाट इज द मेंट बाय न्यूमेरिक? न्यूमेरिक एक होती है नॉमिनल, वो भी न्यूमेरिक होती है। ठीक है, लेकिन उसमें ये 0 1 आ जाएगा। ये है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल की 2 टाइप्स होती हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल मीन्स जिनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक हो, ये वैल्यू या वो वैल्यू। ठीक है, लेकिन ऑर्डिनल कौन सी होती है? जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं रखती। अभी आएंगी वो भी हम देख लेते हैं। चेस्ट पेन, यानी इधर देखें, ये एक्सेल में देखें, चेस्ट पेन का लिखा हुआ है 0 1 2 3। इट मीन 0 मीन दर्द नहीं हो रही, 1 मीन थोड़ी सी दर्द है, 2 3 मीन बहुत ज़्यादा दर्द है। तो इट मीन ये आपस में ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, और अगर जेंडर देखें वो भी आपस में ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अगर हम जैसे ब्लू ब्लैक समथिंग वो अलग अलग हैं तो वो नॉमिनल वैल्यूज कहलाती हैं, सॉरी ऑर्डिनल। अब ये देखें, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। ये सारी अगर यहाँ पे होती ना कोई जिसको हमने डमी में कन्वर्ट करना हो तो फिर यहाँ पे डिफरेंट लिखा था। ठीक है, तो ये 0 या 1 वगैरह। अब ये डेटा बैलेंसिंग ये किस तरह बनाते हैं, ये हम अपने अगले लेक्चर्स में समझेंगे कि टारगेट हम किस तरह मेंशन करते हैं कि कितना कितना है। ये हिस्टोग्राम,
से सपोर्ट वेक्टर, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि हमने इसे किसी टूल में बनाया है। आपको पाइथन या जुपिटर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए उन्होंने सब कुछ वही किया, एक्यूरेसी इज इक्वल टू FN प्लस TP डिवाइड बाय सारी वैल्यूज। अच्छा, ये TP को दोबारा समझ लें, ट्रू पॉजिटिव। इसको एक नज़र दोबारा समझें कि इसका मतलब क्या होता है कि उसने किस किस्म की प्रेडिक्शन की है, दुरुस्त की है या गलत की है। ट्रू मीन्स दुरुस्त प्रेडिक्शन की। अगर यहाँ पे FP हो या कुछ भी हो, लेकिन F हो, F मीन्स उसने गलत प्रेडिक्शन की है। तो ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव मीन जो एक्चुअल था वही प्रेडिक्टेड। ठीक है, जो एक्चुअल था वही प्रेडिक्टेड हो, तो इसका मतलब है कि जो जितनी टोटल वैल्यूज हैं उतनी ही लिखी गई। लेकिन अगर यहाँ पे FB या FN हो, इसका मतलब है कि उसने प्रेडिक्शन गलत की। TP का मतलब क्या हुआ कि वहां पे पॉजिटिव ही था, उसने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया है। वहां पे नेगेटिव ही था, उसने दुरुस्त नेगेटिव प्रेडिक्ट किया है। यहाँ पे उसने उलट किया है, ये नेगेटिव था एक्चुअली, उसने क्या कहा पॉजिटिव, गलत किया उसने। यहाँ वहाँ पे पॉजिटिव था, उसने कहा कि नहीं ये नेगेटिव होगा, उसने गलत किया। इसके लिहाज से समझिए, लेट से हमने यहाँ पे हैंड में लिखा हुआ है कि 0 1 2 3 0 1 2 3, यहाँ पे लिखा आएगा लेट से 5। इसका मतलब है कि उसने 2 दफा गलत प्रेडिक्ट किया कि ये 0 है, 5 दफा उसने गलत प्रेडिक्ट किया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू बताती है ना, ये बताती है कि उसने गलत किया है। ये ट्रू नेगेटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है या फॉल्स नेगेटिव। यहाँ देखें, TP मीन्स number of patients with heart disease. TN means no heart disease, यानी कि उनको हार्ट डिजीज नहीं है। ये जिनको हार्ट डिजीज नहीं थी लेकिन उसने कहा है, और इनको हार्ट डिजीज थी उसने कहा नहीं है, तो ये फॉल्स हो गए दोनों। इसको पढ़ के बताएंगे इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा बताएंगे पढ़ के। पढ़ के मीन फोटो देख के, इमेज देख। हार्ट डिजीज का जो ट्रू पॉजिटिव है वो 41, जहाँ 41 लिखा हुआ है। हार्ट डिजीज का जो फॉल्स नेगेटिव है वो 33 है। ट्रू नेगेटिव जो है वो 33 है। फॉल्स नेगेटिव कितना है हार्ट डिजीज का? 88। नो हार्ट डिजीज का हार्ट डिजीज का फॉल्स पॉजिटिव कितना है? 18। अब थोड़ा सा इसको अपने वर्ड में बताएं, पहले हार्ट डिजीज का बताएं। 41 टाइम्स उसने सही गेस किया है कि डिजीज थी। उसने 41 दफा कहा कि जिनको हार्ट डिजीज थी उसने दुरुस्त प्रेडिक्ट किया। और उसने 33 टाइम कहा कि इनको हार्ट डिजीज नहीं है, उनको वाकई नहीं। अब उसने गलत प्रेडिक्शन की है, ये वाली। 8 लोगों को हार्ट अटैक था, उसने प्रेडिक्ट किया, उसने कहा जिनको नहीं है। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव। और उससे भी ज्यादा दफा जिनको हार्ट अटैक नहीं था उनको हार्ट अटैक, तो ये एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, इतनी, ये कम होनी चाहिए।
मोस्ट ऑफ द केसेस में डायग्नोल में ज़्यादा वैल्यूज होनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाएं आप हार्ट अटैक जिनको नहीं है, तो किस जो नहीं था उसने वो क्या किया? 33 टाइम्स जिनको नहीं उसने दुरुस्त प्रेडिक्ट किया कि इनको हार्ट अटैक नहीं नहीं वाला है ना, जी सर। और इसका डायग्नोल देखें तो ये इसका ट्रू नेगेटिव बन जाएगा और ये भी इन्वर्स हो जाएगा। तो इस पे आपने थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, कुछ टाइम लगाएं, कुछ सफ़े भरें, देन आपको समझ आएगी। ठीक है, अब ये कन्फेयर मैट्रिक्स फॉर डिसीजन ट्री, कन्फेयर मैट्रिक्स फॉर लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, ये थोड़ा बेहतर। वैसे यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन यूज होना नहीं चाहिए, ये उसने गलत किया हुआ। ठीक है, ये भी पेपर लिख लिया। उसने फिर यहाँ पे एक टेबल में भी दे दिया, जैसे हमने उसका बनाया ना चार्ट, इस तरह आप भी बना सकते हैं। यहाँ पे कि सपोर्ट फैक्टर की 83, डिसीजन का 79, लीनियर लॉजिस्टिक होना चाहिए 78 और के नियर का 87। सबसे ज़्यादा किसका होगा? सपोर्ट फैक्टर मशीन, सॉरी अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ का बता दूँ कि लेट से आप लोगों ने इस तरह किया, यानी आपका यही इसी किस्म का जवाब आ गया, तो यहाँ पे आप लिखें एल्गोरिथम्स अप्लाइड और यहाँ पे एक्यूरेसी। तो यहाँ पे जितने नाम लिखे हुए ना, तो लेट से आपने सारे एल्गोरिथम यहाँ पे यूज कर लिए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जितने आपको नाम आते हैं वो लिखवाएं इधर। डिसीजन ट्री, लीनियर, SVM, लीनियर, KNN, ANN, रैंडम फॉरेस्ट, ANN भी है सर, नेबेस और XG बूस्ट, एडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब इसकी एक्यूरेसी इस तरह आप लिखते हैं, ठीक है। ऐसे बस अब आपने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट पे जाके यहाँ पे रेकमेंडेड कर दिया, तो ये आपको शो कर देगा कि क्या है सबसे अच्छा कौन सा है, इस तरह देखना चाहिए। तो ये आपने उधर लगा लेना, ठीक है, थोड़ी सी इसकी ब्यूटी क्रिएट कर दी, ठीक है, वो सारे आ गए। सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है? KNN क्या जाएगी? ठीक है, ये इस किस्म का लगा लें और इनकी एक्स एक्सिस, ये एक्सेस हैं, एक्सेस टाइटल ये भी ले लें। अगर ये लिखवाना चाहें आपकी मर्जी है, लेजेंड लिखवाना चाहें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें। मॉडल एक्यूरेसी, लेफ्ट साइड पे क्या था इधर आपके पास? वाई एक्सिस में क्या था? लेवल, ठीक है, एक्यूरेसी। और वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस पे क्या था? एल्गोरिथम।
फाद भाई जी भाई। क्या नाम? हाँ क्या है नाम? मेरा भी फाद। चल रहा है? अभी बात कर एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो इस तरह आप इसको अपने पेपर में लगा दें, ये क्लियर करेगा कि ये डिफरेंट की क्या डिटेल है। और अगर आप एक्यूरेसी के साथ साथ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसको डिलीट कर दें, यहाँ पे आप इनकी प्रिसीजन भी लिख लें, इनकी दूसरा क्या था, तीसरा F1 वगैरह। तो आप ऐसे भी लिख लें तो ये आपको जो भी वहाँ पे आएगा वो आपने लिखना है। ये सबसे अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह ये देखेंगे तो आपने सबका यहाँ पे यूज कर लिया। तो यहाँ पे इसका चार्ट बना दें और यही आपने एक ही चार्ट पे वहाँ पे लगा दें। तो ये आपके पेपर में ये इसका इमेज, अच्छा इमेज क्रिएट होगा। और यहाँ पे चूज कर लेंगे आपको कौन सा चार्ट चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह का चाहिए या इस तरह का चाहिए, जैसा भी चाहिए तो वो देख लें कि सारी वैल्यूज यहाँ मौजूद है। ऊपर लिखा हुआ है कोई सो, ठीक है। तो आप क्लेम कर सकते हैं कि आपका जो चार्ट आपका जो सबसे अच्छा है ये। इस तरीके से जो दूसरों का काम है उसके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये कंक्लूजन भी देख लें राइट साइड पे, तो इन्होंने बताया कि सबसे अच्छा KNN का है, ठीक है वगैरह। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। 3-4 पेपर पढ़ेंगे, अपने एल्गो से भी कंपेयर करना है और दूसरों के एल्गो से भी कंपेयर करना है। ये एक और पेपर है, रिलेटेड पेपर में से आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। ये सारा वही डेटा सेट, ठीक है। इनका मेथोडोलॉजी फ्लो देखें क्या है। ऑरेंज, बेटा, रैपिड, ये उन्होंने कुछ नाम लिख लिए। डेटा फ्रेम, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM कितने यूज़ किए इन्होंने? 6 टेक्निक यूज़ की, एक्सपेक्ट किया, रिजल्ट कंपेयर की, ये सब कुछ इन्होंने इस तरीके से किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डेटा कलेक्शन, ये जो लिखा हुआ है ना एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, ये सेंसिटिविटी का फॉर्मूला वही है जो रिकॉल का है। इसको देख लें,
यानी कि कोई नया वर्ड नहीं है। ये देखें TP ओवर TP प्लस FN, क्या था ये? सेम चीज है ना। तो ये देखिए स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला भी ये है। आप अपने पेपर में ये सब कुछ मेंशन कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया। ये भी ये एक्सेल के जरिए बनाया गया, ठीक है। ये रिजल्ट्स आ गए, काफी सारे रिजल्ट्स हैं। कंपैरिजन बिटवीन सेम मशीन लर्निंग टेक्निक, तो ये कंपैरिजन करेंगे तो आपको कामयाबी होगी, ठीक है। और ये है रॉक, ये हम मिक्स हो जाएगा, बाद में सीखेंगे। दिस इज कॉल्ड एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो इसको हम बाद में सीखेंगे। तो जो काम हमने करना है वो आपको क्लियर हो गया। जी सर। पेपर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से पेपर बनाना है, तो सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखना है बस। थोड़ा सोचें, जो आपने लिखा है वो देख लें, क्वेश्चनिंग। कैंसर पोस्ट का रिजल्ट चल रहा है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि डिसीजन ट्री जो हमने एल्गोरिथम यूज़ किया हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था, लास्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था, काम कैसे करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो आपने देखा था ना कि कुछ इस तरह से काम करता था, याद है ना। इसका यूज थोड़ा डिफरेंट है। आपके सामने ये कुछ पॉइंट्स मेंशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन सॉरी लीनियर रिग्रेशन की तरह, थोड़ा याद आ रहा है जी सर। क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में भी हमने स्ट्रेट एक स्लोप यूज किया था, तो यहाँ पर भी आप कुछ इस तरह का यूज कर सकते थे, लेकिन ये क्योंकि लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है। तो डिसीजन ट्री आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने अभी आपने जो डेटा सेट देखा हार्ट का, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि जिसको चेस्ट पेन हो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, या जिसको ब्लड प्रेशर है उसको हार्ट अटैक होगा, या जिसको शुगर है एंड सो ऑन। यानी कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं भी रखते, तो वहाँ पे हो सकता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन या कोई और मॉडल अच्छा सूटेबल हो। लेकिन कुछ ऐसे डेटा सेट्स होते हैं जिनमें एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं, कि अगर ये हो एंड अगर ये हो एंड अगर ये हो एंड सो ऑन, वहाँ पे डिसीजन ट्री ज़्यादा सूटेबल है। यानी कि जिनके एट्रीब्यूट्स का आपस में ताल्लुक हो, ठीक है। अगर किसी के चेस्ट पेन है, ब्लड प्रेशर भी है एंड शुगर भी है, जरूरी नहीं कि उसको हार्ट अटैक हो जाए, वो उसके डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा डेटा हो जिसमें एट्रीब्यूट्स यानी फीचर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, वहाँ पे डिसीजन ट्री ज़्यादा अच्छा है। यानी डिसीजन ट्री हम किस तरह बनाते हैं, यूज़ करते हैं कि जैसे ये रूट है,
हम कहते हैं कि अगर इसमें जो भी वैल्यू है अगर वो लेट्स से 0.5 से ग्रेटर है तो रिजल्ट यहाँ चला जाए, अगर लेसर है तो यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे एक और उसकी लीफ आ गया, नोड आ गया। अगर इसकी वैल्यू 0.7 से ग्रेटर है तो राइट साइड पे, कम है तो इधर आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नोड है या फीचर है वो उसकी वैल्यू इधर आ गई, तो ये डिपेंडेंट है कि कौन सी वैल्यू। अगर तो वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है तो इधर, कम है तो इधर, तो ऐड हो गया। यानी कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये एक दूसरे डिपेंडेंट हैं। यहाँ पे ज़्यादा फोकस हमारा किस पे होता है नॉर्मली, डिसीजन ट्री। ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, हम इन पॉइंट्स को लीनियर रिग्रेशन की तरह यहाँ पे कोई ना कोई लाइन लगा सकते हैं। लेकिन आप लाइन लगाएंगे तो क्या होगा देखें सर, वो तो एक्यूरेसी का इशू हो जाएगा। वो तो जो नियरेस्ट हो गया वही, हाँ जी, सही आएगा। अदरवाइज अब जो ऊपर वाले हैं वो भी एरर में आ जाएंगे, नीचे वाले भी एरर में आ जाएंगे। सिर्फ एक को ये टच कर रहा है जो करीब करीब है। हाँ जी, करीब वेल डन। तो इसमें अगर हमारे पास कुछ रैंडमनेस क्रिएट हो जाए, जैसे ये है, यहाँ लाइन कैसे, ठीक है, यहाँ पे तो वैसे ही होंगे, ठीक है। तो दिस इज नॉट एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ लीनियर रिग्रेशन। आप इनको स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। जैसे मैंने वहाँ बनाया कि पहले एक नोड, उनकी जो भी रिजल्ट आएंगे वैल्यू के लिहाज से वो आगे शिफ्ट होंगे, हम उनको कैटेगराइज कर देंगे फिर आगे से आगे, ठीक है। तो इस वक्त यहाँ पे हम बना रहे हैं अलहदा इस तरह, और वो अलहदा हो गए, ये अलहदा हो गए। लेकिन अब गौर करें कि अभी ये 100% प्योर डेटा नहीं है, ऐसे नहीं है। ये हमारे पास यहाँ पे एक इम्प्योरिटी मौजूद है। हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका मज़ीद आगे नोड्स बना के इसको यहाँ पे कर सकते हैं प्योर, और उसको से लेके इस तरह, फिर भी कोई ना कोई ऐसा रह जाता है जो एरर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई हमारी एक्यूरेसी 100% नहीं आती, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंट लेवल्स पे ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। ये मैं आपको डेटा सेट दिखाता हूँ। इसी पे हमने शायद काम किया था। किया था क्लासिफिकेशन में हमने 2 कैटेगरी। अब आप ये देखिए कि गूगल में अगर कोई शख्स काम करता है और उसकी जॉब है सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसकी डिग्री है बैचलर, ठीक है, तो उसकी सैलरी 100K से ज़्यादा नहीं है। बेशक उसकी क्वालिफिकेशन मास्टर भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो गूगल में सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो उसकी सैलरी 100K से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वो बिजनेस मैनेजर है तो। लेकिन अगर ये मैनेजर हो, ये देखिए मैनेजर की सैलरी 100K से ज़्यादा, चाहे डिग्री बैचलर में, ठीक है। तो हम इसको यूँ कर सकते हैं कि इफ कंपनी इज गूगल एंड जॉब इज बिजनेस मैनेजर एंड डिग्री इज बैचलर एंड और मास्टर, तो उसकी सैलरी, ठीक है, ये बिजनेस मैनेजर, तो उसकी क्वालिफिकेशन बैचलर या मास्टर है। अगर वो बिजनेस मैनेजर है तो उसकी सैलरी 100K से ज़्यादा होगी। इफ कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ABC फार्मा में आप देखें तो ABC फार्मा के अंदर सिर्फ एक किस्म के शख्स की जो है वो इम्पोर्टेंस है, जिसकी 100K से ज़्यादा है, कि वो मैनेजर में और उसकी क्वालिफिकेशन मास्टर होनी चाहिए। इसकी भी मास्टर है, लेकिन ये क्या है, तो आप यहाँ पे इफ कंडीशन यूज़ करते हैं, दोनों डिपेंडेंट। और फेसबुक पे देखें, रिगार्डलेस ऑफ दी जॉब और क्वालिफिकेशन, सबकी सैलरी 100K से ज़्यादा है। तो ये छोटा सा डेटा सेट है तो आपको समझ आ गया, लेकिन अगर आप ये मिलियन रोज के रेफरेंस से देखें तो फिर हमें
कोई ना कोई एल्गोरिथम चाहिए होगा। ये आपको थोड़ा ब्लर मिलेगा, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करें। जहाँ जहाँ पे रेड है इट मीन्स वो जीरो वाले हैं, ठीक है। तो गूगल, ABC फार्म और फेसबुक में कोई भी रेड नहीं है, ठीक है। तो इसको आप समझिए। हम शुरू कर सकते हैं सबसे पहले कॉलम से कि अगर कंपनी गूगल है, शुरू में देखें तो वहाँ पे आपको मिलेगा 3 ऐसी रोज जहाँ पे उनको सैलरी जो है वो उनकी 100K से ज़्यादा है, ठीक है। वो कौन से हैं, ज़रा गौर फरमाएं। बिजनेस मैनेजर एंड कंप्यूटर प्रोग्रामर और डिग्री मास्टर और बैचलर, डिग्री बैचलर और मास्टर, ठीक है। अब राइट साइड पे देखें तो ये है फेसबुक, जिसके सारे ही लोग 100K से ज़्यादा हैं। लेकिन ABC फार्मा में देखें कि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ऐसा डेजिग्नेशन है जो कि डिग्री के लिहाज से 100K मास्टर। इसमें हम 2 किस्म के कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपने मैथ में एक टर्म पढ़ी होगी एंट्रोपी, ठीक है। मैथ वाला कोई शख्स अगर है, कोई भी नहीं। एंट्रोपी मींस हाई इंफॉर्मेशन गेन। अब ये देखें, थोड़ा सा इसको चेंज करके देखें, कंपनी और गूगल के लिहाज से देखें, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 100K वाले बैचलर एंड मास्टर, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामर बैचलर है तो गूगल वाले उसको सैलरी 100K से ज़्यादा नहीं देते, और बाकी यहाँ पे तो है ही सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो जहाँ पे हमारे पास ये देखिए लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे एंट्रोपी मिलेगी। एंट्रोपी राइट साइड पे भी है जहाँ पे डिग्री मेंशन है और कंपनी वाइड भी एंट्रोपी मेंशन है, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमारे पास लो एंट्रोपी है। लो एंट्रोपी को सिंपल वर्ड्स में आप समझ लें, जहाँ पे हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी हाई इंफॉर्मेशन गेन। तो एंट्रोपी आगे लिख लें, हाई इंफॉर्मेशन गेन। राइट साइड पे देखिए आपको इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो ये है हाई एंट्रोपी यानी लो इंफॉर्मेशन गेन। ये देखें फेसबुक में देखें जहाँ पे सब लोग थे, तो 6/0 मीन्स लो एंट्रोपी। लो एंट्रोपी मीन्स नो इन्फॉर्मेशन, हाई इंफॉर्मेशन। दूसरे में देखिए 1/3 मीन्स यहाँ पर भी हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमें इल्म है कि किन लोगों को नहीं मिल सकती 100K से ज्यादा सैलरी, जिनका ये सेट यानी कॉम्बिनेशन। राइट साइड पे देखिए वो मिक्स हुए हुए हैं, यानी यहाँ पे हाई एंट्रोपी है, और हाई एंट्रोपी मीन्स लो इंफॉर्मेशन की, ठीक है। तो इस तरीके से डिसीजन ट्री काम करता है, जहाँ पे डिसीजन ट्री ज़्यादा अच्छा काम करता है जहाँ पे हाई इंफॉर्मेशन गेन, लो एंट्रोपी, ठीक है। आप लोगों का जो कोई सा भी पेपर आप अगर इस पर भी लिख दें कि किस एल्गो को कौन सा डेटा सेट ज़्यादा वो एक्यूरेसी शो करेगा, तो उसके रीजंस बयान करें और फिर साबित करें कि ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, इनमें सबसे अच्छा इस पे आएगा, वो प्रपोज करते हैं। साथ में रीजन बयान करें कि ये क्यों करेगा।
तो वहाँ पे आप ये लिखें, लो एंट्रोपी हाई इंफॉर्मेशन गेन, उसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, तो यू आर सक्सीड। तो ये गॉसियन ट्री किस तरह काम करता है, ये थोड़ा इसको पढ़ें, इसको समझें, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि ये फिट कैसे करता है उसी तरीके, यानी फ्रॉम sklearn डॉट ट्री या फ्रॉम sklearn import ट्री, और मॉडल में ट्री डॉट गॉसियन ट्री क्लासिफायर, और इस तरह SVM भी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन आप उसके ज़रिए भी अपना रन करेंगे। तो SVM के ज़रिए हो सकता है कि इस किस्म के डेटा सेट में हमें ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी ना मिले, लेकिन उसका काम ही डिफरेंट है। ठीक है, असाइनमेंट में कुछ सवाल पूछ लें जो आप पूछना चाहिए। आप कैगल में जाएं, वैसे तो ये आर्टिकुलर डेटा सेट बड़ा फेमस है, मैं क्लासरूम में रख दूँगा। कैगल से भी आप रिसीव कर सकते हैं, UCL मशीन लर्निंग रिपॉजिटरी बड़ा फेमस है, इसके बेशुमार पेपर्स भी हैं। ठीक है, बहुत सारा आपको यहाँ से सोर्स मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह आपके पेपर्स आपके सामने हैं, मैंने आपको 3-4 पेपर दिखाए, तो आपने उस तरह जो जितना हमने सीखा उतना काम रिसर्च मेथोडोलॉजी के तहत हो जाए।